गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज के करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है। आज के इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक महिला है जो कि खाना बना रही है। किससे? लकड़ी से, जो कि एक पारंपरिक तरीका है खाना बनाने का। तो ये क्यों है न्यूज़ में, ये आपको ये इमेज क्यों दिखा रहा हूँ मैं, तो उसके लिए हम आगे पढ़ रहे हैं। तो इससे ये आया है सामने कि अस्वच्छ ईंधन से खाना पकाने का महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो मैंने आपको इमेज दिखाई। एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि गैस चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं की तुलना में मुख्य रूप से लकड़ी के कोयले और लकड़ी से खाना बनाने वाली महिलाओं में अवसादग्रस्त होने की संभावना लगभग 50% तक अधिक होती है। ठीक है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है कि प्राचीन काल से लोग लकड़ी पे ही तो खाना बना रहे हैं, उनमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, जैसे जैसे कि पर्यावरण चेंज हो रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, तो उस हिसाब से ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये संभावना होती है, ये बढ़ जाती है। ठीक है। तो जो पहले भी कैंसर होता था लेकिन पता नहीं चलता था, और आज कैंसर इसलिए हो जाता है, जैसे तम्बाकू हुई, बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, तो उन वगैरह से जो हमें कैंसर कारक जो तत्व होते हैं वो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो इन सभी से वो इफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कैटलिस्ट का काम करती हैं बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू वगैरह, उन तत्वों को जगाने का। ठीक है। इससे संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से पहले भी खाना बनाया जाता था, लेकिन पर्यावरण इतना खराब नहीं था। ठीक है। खुले वातावरण में खाना बनाया जाता था। और आजकल के घरों के अंदर बंद वातावरण में खाना बनाया जाता है, जिससे जो धुआं होती है वो माइंड में, आंखों में, फेफड़ों में, सभी जगह इफेक्ट करती है। इसलिए जो गैस के चूल्हे पे जो खाना बनाने वाली महिला होती है और जो लकड़ी के खाना या कोयले से खाना बनाने वाली होती है, उनके अंदर अवसादग्रस्त होने की जो संभावना होती है वो 50% से अधिक होती है। वैश्विक आबादी का लगभग आधा, अर्थात लगभग 2.6 बिलियन लोग, जिसमें से अधिकांशतः आबादी अफ्रीका, एशिया और मध्य दक्षिण अमेरिका में निवास करती है, खाना पकाने, गर्मी और अपने घरों में रोशनी के लिए लकड़ी और लकड़ी का कोयला या मिट्टी का तेल जैसे बायोमास ईंधन पर निर्भर है। और जैसे कि उच्च आय वाले देश हैं, स्वच्छ घरेलू ऊर्जा को वहन करने में असमर्थता ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम में एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अपने घरों को गर्म नहीं कर सकते थे, उनका मानसिक स्वास्थ्य अपने घरों को गर्म करने में सक्षम व्यक्तियों की तुलना में खराब था। अब जैसे आपको ये कभी कभी ऐसा लगता होगा कि दो लोग हैं। ठीक है। एक के पास खूब सारा पैसा है, मतलब अमीर है। ठीक है। और दूसरा थोड़ा गरीब है। ये सर्दी के अंदर, जो अमीर व्यक्ति है सर्दी के अंदर गर्म पानी से नहाता है, जबकि जो गरीब व्यक्ति है वो गर्म पानी करने के लिए उसके पास ना तो संसाधन है और ना ही वो ये संसाधन जुटा सकता है। ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा डिप्रेस रहेगा बजाय उस अमीर व्यक्ति से। तो वो ही कंसेप्ट है इस रिपोर्ट के अंदर जो ब्रिटेन के अंदर हुई है। ये जीवन संतुष्टि के निचले स्तरों में दिखाई देता है। जिन महिलाओं के घरों में रोशनी के लिए बिजली नहीं थी, उनमें भी बिजली की रोशनी वाली महिलाओं की तुलना में उदास होने की संभावना 40% अधिक थी। तो ये मानव की जो प्रकृति है वो है कि होता है ऐसा कि अमीर व्यक्ति को देखकर जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपने आप को थोड़ा बदकिस्मत मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो आप भी अपने संसाधन जुटा सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इसके कारणों में उत्पादकता में कमी, नौकरी के कम अवसर और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच वाले लोगों की तुलना में निम्न खाद्य सुरक्षा शामिल है। समय की भी बर्बादी होती है, क्योंकि महिलाओं को अक्सर जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर घर के अंदर आपको लकड़ी मिल जाएगी। ठीक है। तो उसको इकट्ठा करने के लिए आपको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है और उसके अंदर टाइम भी बर्बाद होता है। बायोमास ईंधन के साथ खाना पकाने में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक समय लगता है। ठीक है। अब जैसे गैस है तो वो एक फिक्स उस पर लो पे चलती है। ठीक है, कि उसको कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। लेकिन जो लकड़ी होती है, अब लकड़ी के ऊपर, चूल्हे के ऊपर आप अगर खाना बनाओगे तो उसके अंदर आपको फूंक भी मारनी पड़ेगी, लकड़ी को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है। और कितनी लकड़ी देनी है, कितनी आपको टेम्परेचर चाहिए खाना बनाने के लिए, वो सब आपको एकदम वैसे करना पड़ेगा। तो इसका समाधान क्या है? तो समाधान के लिए स्वच्छ और किफ़ायती खाना पकाने का जो ईंधन है उसको उपलब्ध कराया जाए। अब जैसे कि अब पहले सिलेंडर 600 आता था, उससे पहले 400 का आता था, और जब से मोदी गवर्नमेंट आई है
तब तो भाई साहब 1000 से ऊपर चल रहा है। ठीक है, कि मुफ्त में देंगे मुफ्त में देंगे, तो ये ही मुफ्त चल रहा है। बायोमास जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए ताकि लोग वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन की ओर प्रवृत्त हो सकें। इससे उनके तनाव स्तर में कमी आएगी, उनके आहार में सुधार होगा और उन्हें नए रोजगार के लिए अधिक समय मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आपको खाना बनाना है तो गैस होगी तो आपको जल्दी खाना बन जाएगा, जल्दी खाना बन जाएगा तो आपको टाइम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा तो आप अपने जो आपके स्किल्स हैं उसको बढ़ाने में आप टाइम व्यतीत करेंगे, टाइम व्यतीत करेंगे तो आपको अधिक अच्छा रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि अस्वच्छ ईंधन से खाना पकाने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जामदानी बुनाई। तो ये क्या होता है? जामदानी एक हल्का और पारभासी कपड़ा है। जामदानी बुनाई एक सूती जरीदार कपड़ा है जिसकी विशेषता फूलों वाला एक पैटर्न है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये हाथ से की जाती है। ठीक है, तो ये फूलों वाला, ये देखिए आप यहाँ पे डिजाइन है। ठीक है, 2013 में यूनेस्को द्वारा जामदानी बुनाई को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। इस कपड़े को 2016 में बांग्लादेश में भौगोलिक संकेतक भी मिला था। किसके? बांग्लादेश में। माना जाता है कि जामदानी बुनाई ढाका मलमल उद्योग से उभरी है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक MBT, आप सब जानते होंगे इनको, पागल सुल्तान की संज्ञा दी जाती है इनको। ठीक है, 1324 से 51 के शासनकाल के दौरान भारत में फारसी कारीगरों के आगमन के साथ सादे और सजावटी दोनों तरह के रूप उभर कर सामने आए। ठीक है, तो ये है जामदानी तकनीक जो मैंने आपको बताई दी है। तो ये यूनेस्को में 2013 के अंदर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था और 2016 में इसको GI टैग भी दिया गया है। क्या दिया गया? GI टैग। कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर। और ये हाथ से बनाई जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नासा का कैपस्टोन मिशन। कौन सा? नासा का कैपस्टोन मिशन। नासा ने कैपस्टोन नाम का एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का क्यूब सेट, जिसका वजन सिर्फ 55 पाउंड यानी कि 25 किलोग्राम है। कैपस्टोन यानी कि सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट एक अद्वितीय अंडाकार चंद्र कक्षा का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया। इस चंद्र कक्षा को नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट यानी कि NRHO के रूप में जाना जाता है, जो काफ़ी लंबी है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण रूप से एक सटीक संतुलन बिंदु पर स्थित है। यह गेटवे जैसे कि दीर्घकालिक मिशनों के लिए स्थिरता प्रदान करता है। CAPS सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम का स्वायत्त नेविगेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मतलब इसका खुद का सॉफ्टवेयर है। यदि सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है तो सॉफ्टवेयर भविष्य के अंतरिक्ष यान को विशेष रूप से पृथ्वी आधारित ट्रैकिंग पर निर्भर किए बिना यान के स्थान का निर्धारण करने की अनुमति देगा। ठीक है, तो ये पोजिशनिंग सिस्टम है, टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस नेविगेशन एक्सपेरिमेंट नासा का है, तो यह ध्यान रखेंगे। नासा का कैपस्टोन मिशन, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नासा का कैपस्टोन मिशन किसके लिए है? तो वो मून के लिए है, यानी कि चंद्रमा के लिए है, तो यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये आपको इमेज दिख रही होगी। ठीक है, तो ये किसी स्कूल की इमेज है। किसकी इमेज है? स्कूल की। इसमें बच्चे हैं, ये मैडम हैं और ये आपको डिस्प्ले दिख रही होगी यहाँ पर। तो क्या है ये? हम देखते हैं। सिग्नल स्कूल, तो क्या है? अहमदाबाद नगर यानी कि गुजरात के अंदर। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा सिग्नल स्कूल परियोजना के तहत भिक्षा नहीं शिक्षा के मंत्र से शिक्षा से वंचित गरीब बच्चों जो भीख मांग रहे हैं या बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसका ये आपको ये जो उद्देश्य है ये भी आप याद रखना आपको, भिक्षा नहीं शिक्षा। दूसरा, सिग्नल स्कूल जो अहमदाबाद नगर निगम गुजरात का है, सिग्नल स्कूल परियोजना लागू की गई है। इसके अंदर क्या क्या सुविधा दी जाएगी? तो सिग्नल स्कूल बस में एक ब्लैक बोर्ड बस के अंदर, ठीक है, शिक्षकों के लिए मेज,
कुर्सी, LCD टीवी, वाईफाई, CCTV, पीने का पानी और एक मिनी पंखा लगा हुआ है। बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नगर निगम के स्कूलों में दी जाने वाली अन्य सुविधाएं, दोपहर का भोजन और स्वास्थ्य जांच भी दी जाएगी और 1 साल बाद उन्हें नज़दीकी स्कूल में मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है ये, ठीक है, इनिशिएटिव है और ऐसा होना भी चाहिए। ये गुजरात में ही नहीं, अन्य राज्यों के अंदर भी होना चाहिए, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें भी होना चाहिए। इसका महत्व क्या रहेगा? तो इस तरह की पहल सामाजिक रूप से उन्मुख दृष्टिकोण की दिशा में काम करती है और वंचित बच्चों में शिक्षा की संस्कृति को विकसित करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और जरूरतमंद और गरीब परिवार के बच्चे को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शिक्षा ना छोड़ना पड़े। तो ये भिक्षा नहीं शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अगर यहाँ पे सफल होता है तो अन्य राज्यों में इसको लागू करने की गुजारिश सरकार से करनी चाहिए या सरकार को करनी चाहिए। नेक्स्ट है औरंगाबाद। तो जैसे ही कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जगहों के नाम बदलने में जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इससे पहले जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो वैसा ही औरंगाबाद का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया है? संभाजी नगर कर दिया है। क्या कर दिया? संभाजी नगर। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। औरंगाबाद की स्थापना 1610 में अहमदनगर के निजामशाही वंश के सिद्धि सेनापति मलिक अंबर ने की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज को 1689 में औरंगजेब के आदेश पर क्रूर तरीके से प्रताड़ित और मार डाला गया था। ठीक है, तो इन औरंगाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया? संभाजी नगर नाम कर दिया गया, जो कि शिवाजी महाराज के पुत्र थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये 1 लाइनर क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उस्मानाबाद। इस क्षेत्र में स्थित प्राचीन बौद्ध और जैन गुफाओं के अनुसार उस्मानाबाद को पहले धाराशिव के नाम से जाना जाता था और 19वीं शताब्दी में इसका नाम बदल दिया गया। कहा जाता है कि शहर का नामकरण उस्मानाबाद या तो 7वें नवाब मीर उस्मान अली हैदराबाद के अंतिम निजाम के नाम से लिया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र निजाम क्षेत्र का हिस्सा था, या इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये जगह है कहाँ पर है? ठीक है, तो इस क्षेत्र में स्थित बौद्ध और जैन गुफाओं के अनुसार उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से जाना जाता था। 19वीं शताब्दी में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, तो ये हैदराबाद, जो हैदराबाद रियासत थी, ठीक है, तो वहाँ पर है ये, यानी कि तेलंगाना में, वर्तमान तेलंगाना के अंदर। तो आपको जगह के नाम पूछा जा सकता है कि उस्मानाबाद कहाँ है। ठीक है, और ये तेलंगाना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तेलंगाना के अंदर जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में पूछा जा सकता है। हैदराबाद का नाम आ गया तो टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में पूछा जा सकता है। तो सारे फैक्टर आपको देखने हैं। फिर है वाई की लड़ाई। तो ये क्या है वाई की लड़ाई? वर्ष 1687 में हुई वाई की लड़ाई, यानी कि बैटल ऑफ वाई, मुगल मराठा युद्धों के एक भाग के रूप में लड़ी गई थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने सरजा खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना का विरोध करने के लिए अपनी सेना को भेजा। मुगलों को वाई और महाबलेश्वर के पास घने जंगलों में खींच कर लाया गया, जहां युद्ध हुआ और मराठा अंततः विजयी हुए। तो वाई की लड़ाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मुगल मराठा के बीच थी। ठीक है, और मुगलों के बाद मराठा शक्तिशाली, यानी कि दिल्ली के ऊपर अगर कोई अपना दावा करता था तो वो मराठा कर सकते थे। और ये इंपॉर्टेंट लड़ाई है। वाई और महाबलेश्वर के पास घने जंगलों में खींच कर लाया गया और इसी जगह पर ये युद्ध होने के कारण, ये लड़ाई होने के कारण इसे वाई की लड़ाई कहते हैं और इसके अंदर मराठा विजयी रहे थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाए अगर वाई की लड़ाई किससे संबंधित है तो ये किन किन के मध्य हुई थी, तो मुगल और मराठों के बीच हुई थी और इसके अंदर कौन जीता था, तो मराठे अंततः विजय साबित हुए थे। नेक्स्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022। संदर्भ क्या है? हाल ही में नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि UNODC द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है, तो नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा यह जारी की गई है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है? तो भारत के संदर्भ में सबसे पहले देखते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अफीम बाजार है। अफीम जानते होंगे आप। अफगानिस्तान से आने वाले मादक
द्रव्यों में वृद्धि हुई है, जिससे तस्करी और संगठित अपराध बढ़ रहे हैं। अब विश्व के संदर्भ में देख लेते हैं। नस्ली दवाओं की खपत की दर में वृद्धि हुई है। पिछले दशक की तुलना में 26% की वृद्धि हुई है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में नस्ली दवाओं के उपभोग अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। मतलब जहां मेल जो पुरुषों के अंदर जितनी वृद्धि हुई है, उसकी तुलना में जो फीमेल है, महिला है, उनके जो नशीली पदार्थों का जो उपभोग करने की जो प्रायोरिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी है, उसके अंदर वृद्धि हुई है। नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी में वृद्धि हुई है। मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया सिंथेटिक दवाओं के निर्माण के लिए उभर रहे आधार है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? वनों की कटाई, कोको की खेती के कारण और अपशिष्ट उत्पादन सिंथेटिक दवा निर्माण में ये उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल। तो क्या है परीक्षा संगम पोर्टल? हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है कि हाल ही के अंदर जारी परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। परीक्षा संगम पोर्टल स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE के मुख्यालय द्वारा छात्रों के लिए जारी की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाएं इस पोर्टल के स्थान पर उपलब्ध होंगी। इस पोर्टल में एक स्थान पर उपलब्ध होंगी। यह पोर्टल परीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा, जो स्कूलों के क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE बोर्ड के मुख्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा। यह पोर्टल छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के परिणामों की आसानी से जांच करने में मदद करेगा। यह CBSE बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। CBSE बोर्ड की जो परीक्षा होगी, ठीक है, उससे संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होगी उसके लिए यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा संगम पोर्टल के 3 मुख्य अनुभागों को वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो परीक्षा संगम पोर्टल है उसको 3 पार्टों में मतलब डिवाइड किया गया है। और 3 पार्ट कौन कौन से? स्कूल यानी कि गंगा अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि यमुना अनुभाग, और तीसरा है प्रधान कार्यालय यानी कि सरस्वती अनुभाग। तो यह आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्कूल अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय अनुभाग, प्रधान कार्य अनुभाग या गंगा यमुना सरस्वती अनुभाग कौन से पोर्टल से संबंधित है? तो परीक्षा संगम पोर्टल से संबंधित है। नेक्स्ट है आम महोत्सव 2022 यानी कि मैंगो फेस्टिवल 2022। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन 4 से 7 जुलाई तक लखनऊ में किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस दौरान आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 जुलाई कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में आम की 700 किस्मों और उनके उप उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो आम की कितनी किस्में? 700 किस्में जो अपन को मार्केट के अंदर जो मिलती है वो तो 4 से 5 किस्में होती है, जिसमें दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, सफ़ेदी हो गया, चौसा हो गया, ठीक है, सिंदूरी हो गया। तो ये सब आम की किस्में हैं और 700 से अधिक। तो जो आम लवर हैं वो तो यहाँ जाए ही जाएँ। सभी उत्पाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जिलों के होंगे। किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ आम के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न इफ्तारों को एक मंच पर लाकर इस उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। साथ ही महोत्सव के दौरान किसानों को विपणन नीतियों यानी कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। भारत में लगभग 20.4 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है। कितना? 20.4 मिलियन टन, जो कि वैश्विक आम उत्पादन का 65% हिस्सा है। जबकि उत्तर प्रदेश में 4.5 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है। तो ये थे हमारे प्रमुख प्रीलिम्स फैक्ट, ठीक है, और आज के करंट अफेयर 8 जुलाई के, जो हमने बारी बारी से देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें वीडियो को। थैंक यू। PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है, PDF का जो लिंक है उसको गूगल में ओपन करें या गूगल क्रोम में ओपन करें। थैंक यू।